बच्चों गुड मॉर्निंग। अपने कल पढ़ा था रिकार्डो का लगान सिद्धांत। आज अपन उसी लगान को आगे बढ़ा रहे हैं। लगान का आधुनिक व्याख्या, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या क्या है उसके संबंध में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि लगान रिकार्डो के अनुसार लगान को भूमि के संबंध में उन्होंने लगान शब्द का प्रयोग किया था, यानी भूमि की क्वालिटी, अच्छी श्रेणी की भूमि और निम्न श्रेणी की भूमियों के मध्य जो आय अधिक होता है, आय का अधिक होता है, उसको उन्होंने लगान कहा था। यहाँ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान शब्द केवल भूमि से संबंधित में नहीं लिया, बल्कि उनकी एक अलग व्याख्या है और अलग व्याख्या के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने विशिष्टता का एक गुण दिया है। विशिष्ट या अविशिष्ट दो चीजें बताई हैं, अभी अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मूल बात जो है लगान की वो ये है कि लगान वह अतिरिक्त भुगतान जो साधन को उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अधिक जो भी आपको आय प्राप्त होती है उसे हम लगान कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ किसी भी साधन को उत्पादन में लगाए रखने के लिए एक न्यूनतम ऐसी कीमत होती है जो उसे उस साधन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि उस साधन से ज़्यादा उसको कहीं दूसरी जगह अवसर मिलता है, दूसरी जगह मिलने का उस साधन को आय प्राप्त होने की बात होती है, तो वह साधन इस व्यवसाय को छोड़ करके या इस जगह को छोड़ करके जहाँ अधिक आय प्राप्त हो रही है वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए आप सामान्यतः अभी वर्तमान में उसको जो कुछ मिल रहा है उससे अवसर लागत हमेशा कम होती है या बराबर होती है। बराबर होगी या कम होगी तभी वो साधन आपके इस उद्योग में रुका रह सकेगा। यदि उसकी अवसर लागत कहीं ज़्यादा होगी, दूसरी जगह उसको ज़्यादा आय प्राप्त होगी, तो वह साधन इस जगह को छोड़ करके जहाँ ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है वहाँ चला जाएगा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री इसे विशिष्ट और अविशिष्ट के नाम से बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा देखते जाइए। तो लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? वह अतिरिक्त भुगतान जो साधन को उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक है, यदि न्यूनतम राशि से अधिक जो होगा वही उसका लगान होगा। और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आपकी वर्तमान लागत दोनों एक समान, वर्तमान आय और अपॉर्चुनिटी आय आपको दोनों एक समान होगी तो कोई लगान नहीं होगा। तो इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। उत्पादन साधन को दिए जाने वाला सामान्य पुरस्कार या आधिक्य ही लगान कहलाता है। अब आधुनिक जो लगान का सिद्धांत है इसका एक बेस है, एक आधार है। उस आधार को मानना है। प्रोफेसर वॉन बीजर ने दो चीजें बताई हैं। एक तो साधन होते हैं पूर्णतया विशिष्ट साधन, एक होता है पूर्णतया अविशिष्ट साधन। पूर्णतः विशिष्ट साधन क्या होते हैं पहले थोड़ा सा समझिए। पूर्णतः विशिष्ट साधन वे साधन होते हैं जो किसी उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो किसी एक ही प्रकार के लिए कार्य के लिए विशिष्ट हैं, यानी उनको किसी अन्य काम में नहीं लाया जा सकता। किसी एक ही प्रकार के काम को करने में वो विशिष्टता उनकी होती है। अविशिष्ट साधन क्या होते हैं? ऐसे साधन जिनको एक से अधिक यानी भिन्न भिन्न कामों में लाया जा सकता हो उसे अविशिष्ट साधन कहेंगे। कोई साधन किसी समय पे विशिष्ट हो सकता है, किसी समय पे वही साधन अविशिष्ट हो सकता है, और कोई साधन किसी समय अविशिष्ट है वो किसी समय पर विशिष्ट भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी साधन जिसे किसी एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है वह उस प्रयोग विशेष के लिए विशिष्ट साधन है। और जिस साधन को ऐसे विशिष्ट साधनों की जो लगान है वो अधिक होता है, लगान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि विशिष्ट साधनों को जो भी प्राप्त होता है वो पूरा का पूरा लगभग लगान होता है। जबकि पूर्णतः अविशिष्ट साधन जिनको भिन्न भिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता हो उनमें जिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर तक से ज़्यादा भुगतान जो प्राप्त हो रहा है उसे ही हम लगान कहेंगे। तो यहाँ विशिष्ट साधन विशिष्ट साधन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि विशिष्ट साधन का साधन होता है
होते हैं जो किसी एक ही पर्टिकुलर काम में आते हों, वो उस काम के लिए विशिष्ट है, वो विशिष्ट साधन होंगे। और अविशिष्ट साधन वो होंगे जो किसी भी प्रयोग में लाए जा सकते हो, या कोई साधन एक या एक से अधिक या दो से अधिक साधनों प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे अविशिष्ट साधन कहेंगे। नेत्र से कोई भी साधन विशिष्ट या अविशिष्ट नहीं होता। एक साधन किसी काम में विशिष्ट हो सकता है, किसी काम के लिए अविशिष्ट भी हो सकता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कोई साधन कभी विशिष्ट भी हो सकता है, कोई साधन कभी अविशिष्ट भी हो सकता है। दोनों बातें उसमें समाई है। तो ये है साधन की विशिष्टता। फिर साधन की आय के दो भाग बनाए हैं। यानी आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि आय को सामान्यतः दो प्रकार के आय मानी गई है। एक आय तो है वर्तमान आय या वास्तविक आय। वर्तमान आय या वास्तविक आय किसे कहेंगे? वह आय जो साधन को वर्तमान में उद्योग में लगाए रखने के लिए जरूरी है। यानी वर्तमान में उसे जो कुछ मिल रहा है, वर्तमान में वह साधन उद्योग में अपने आप को जो कुछ प्राप्त कर रहा है, उसे हम कहेंगे वर्तमान या वास्तविक आय। यानी वास्तव में आज जो आय मिल रही है उसे हम वर्तमान या वास्तविक आय कहेंगे। दूसरी है विकल्प या हस्तांतरण आय। विकल्प या हस्तांतरण आय किसे कहेंगे? ऐसी आय जो उस साधन को वर्तमान उद्योग में तो मिल रही है, लेकिन अगर वह किसी दूसरे प्रयोग के लिए जाता है, अगर वह दूसरे उपयोग के लिए जाता है, तो उसे मिलने की संभावना है, उसे मिलने का आश्वासन उसको मिला हुआ है। यानी एक व्यक्ति मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, मान लीजिए उसे यहाँ एक्स जो कारखाना है, उद्योग है, उसमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर उसी मैनेजर को वाई कारखाने में जाने के लिए मान लीजिए 8,000 रुपये मिले, 10,000 मिले या 12,000 रुपये मिले, तो दूसरे कारखाने में जो संभावित है उसे हम कहेंगे विकल्प या हस्तांतरण आय। और वर्तमान में उसे क्या मिल रहा है, उसे वास्तविक या वर्तमान आय कहते हैं। साधन की आय के दो भाग बताए गए हैं, और दो भाग हैं वर्तमान आय या हस्तांतरण आय, विकल्प आय, दो चीजें बताई गई हैं। तो अब इसके आधार पर मैं एक उदाहरण देकर के आपको सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर करना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए। ये एक उदाहरण मैंने दिया है। ये साधन की वास्तविक आय है। वास्तविक आय से मतलब वर्तमान में उसे जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसे हम वास्तविक आय कहेंगे। मान लीजिए कोई साधन है, उसको वर्तमान में 6,000, 4 अवस्थाएं दिखा रखी हैं आपको। 4 अवस्थाएं हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। 4 अवस्थाएं मैंने दिखाई है। एक अवस्था 170, ये है साधन की वास्तविक आय। ये है साधन की वैकल्पिक आय, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उसको आगे कुछ मिल सकता है, दूसरा अवसर उसके सामने है। और तीसरा है इन दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा, लगान क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वो साधन क्या, उसका आधार क्या होगा साधन का, वो सामने आपके लिए आएगा। देखिए, पहली अवस्था है कि वास्तविक जो साधन की वास्तविक आय है, तो उसे वर्तमान में मिल रही है, वो 6,000 रुपये है। और साधन को दूसरे वैकल्पिक स्थिति में जब जाने की स्थिति है, वहां भी उसको जाएगा तो उसको 6,000 रुपये ही मिल सकते हैं। यानी यहाँ भी 6,000 मिल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसकी 6,000 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साधन पूर्ण रूप से अविशिष्ट साधन है, विशिष्ट नहीं है। यानी इसको कहीं भी काम में लिया जा सकता है, इसको कहीं भी काम में लाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि इस व्यापार या इस उद्योग में ही बने रह सकता है, कहीं भी जाएगा तो उसको काम मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैकल्पिक आय भी 6,000 रुपये है। तो हमने आय क्या बताई, इसका लगान का फॉर्मूला देते हैं। ये लगान का हमने फॉर्मूला दिया है, वास्तविक आय माइनस विकल्प आय। ये लगान का फॉर्मूला है। तो यहाँ लगान क्या हुआ, वास्तविक आय 6,000 रुपये, विकल्प आय 6,000 रुपये, तो 6,000 में 6,000 रुपये माइनस 0, यानी कोई भी लगान नहीं है। और कोई लगान क्यों नहीं है, क्योंकि तो पूर्णतः अविशिष्ट साधन है। अविशिष्ट का मतलब पुनः समझिए, जिस साधन को कई विकल्पों में काम में लाया जा सकता है उसे हम अविशिष्ट साधन कहेंगे। तो जब अविशिष्ट साधन की स्थिति में लगान 0 है। दूसरी अवस्था समझिए, 6,000 रुपये वास्तविक आय है, वैकल्पिक आय 0 है। 0 क्यों होगी, कम होगी, बताता हूँ। तो इसका लगान क्या होगा, 6,000 माइनस 0 यानी 6,000। 6,000 में पूरे का पूरा लगान है। ये पूर्णतः विशिष्ट साधन है, यानी इस साधन को दूसरी जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी काम में नहीं लिया जा सकता, ये केवल इसी काम के लायक है, इसलिए ये पूर्णतः विशेष साधन है। मैं दूसरे शब्दों में मैनेजर को रूप दे दूं, एक मैनेजर को यहाँ 6,000 मिल रहे थे,
दूसरे कहीं भी 6,000 मिल सकते हैं। दूसरे केस में यहाँ 6,000 मिल रहे हैं, उस मैनेजर को दूसरे से कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी कोई काम नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति इस उद्योग के लिए ही विशिष्ट है, दूसरे के लिए नहीं है, अविशिष्ट नहीं है, वो विशिष्ट है केवल इस उद्योग में बने रहने के लिए। तो यहाँ उसको पूर्ण 6,000 रुपये जो है कि उसका लगान होगा। तो लगान कहाँ ऊपर होता है? जहाँ पूर्णतया विशिष्ट साधन होते हैं या पूर्णतया विशिष्ट साधनों को ही ज्यादा लगान मिलता है, अविशिष्ट साधनों को लगान कम मिलता है। तीसरी अवस्था है हमारे सामने कि व्यक्ति की वास्तविक आय 6,000 रुपये है और वैकल्पिक आय 4,000 रुपये है। तो इस अवस्था में क्या होगा, इसको समझिए कि जब 6,000 वास्तविक, 4,000 वैकल्पिक, तो लगान क्या होगा? वास्तविक माइनस वैकल्पिक, वास्तविक माइनस वैकल्पिक आय लगान होगा। तो 6,000 माइनस 4,000 2,000 रुपये, 2,000 रुपये वैकल्पिक आय है, उससे कम है, तो ये लगान हो गया। यानी जो वास्तविक आय का अधिक है 2,000 रुपये वैकल्पिक आय पे, वो उसका लगान है। ये साधन कौन सा होगा? ये आंशिक विशिष्ट है, आंशिक अविशिष्ट है। यानी ये मैनेजर यहाँ काम करते हैं तो इसके लिए विशिष्ट है, 6,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। दूसरे व्यापार में जाएंगे तो उनको वहाँ के लिए कम विशिष्ट है, इसलिए उनको 4,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे अवस्था में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अधिक है लगान 2,000 रुपये होगा। और ये तीसरी स्थिति के साधन है, ये कुछ विशिष्ट कुछ अविशिष्ट प्रकृति के साधन है आंशिक रूप से। चौथी स्थिति आप समझिए, अभी वर्तमान में मैनेजर को इस उद्योग में 6,000 रुपये मिल रहे हैं, वैकल्पिक साधन के रूप में संभावित 7,000 रुपये हैं, यानी यहाँ उसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, वैकल्पिक 7,000 रुपये उसको मिलने की संभावना है। तो यहाँ लगान माइनस में हो गया, माइनस 1,000 रुपये लगान। अब यहाँ एक बात समझिए, लगान कभी माइनस नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, लगान हमेशा धनात्मक होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? यह है साधन या मैनेजर इस व्यापार को छोड़ करके यहाँ अपने आप को स्थापित कर लेगा। ये 6,000 रुपये का काम छोड़ देगा यहाँ से और यहाँ अपने आप को स्थापित कर लेगा। जब 7,000 रुपये का काम ये पकड़ लेगा तो इसकी वास्तविक आय 7,000 रुपये हो जाएगी और फिर वैकल्पिक आय 6,000 रुपये हो जाएगी। तो जब 7,000 वास्तविक आय हो जाएगी, वैकल्पिक आय 6,000 होगी, तो फिर 1,000 रुपये का लगान हो जाएगा और ये आंशिक विशिष्ट साधन, आंशिक अविशिष्ट साधन की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये 4 उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया वैकल्पिक साधन क्या है, पूर्णतः वैकल्पिक क्या है, पूर्णतः अवैकल्पिक क्या है, आंशिक वैकल्पिक क्या है, आंशिक अवैकल्पिक क्या है, ये सारी बातें आपके सामने रखी है। तो ये आपके सामने उदाहरण दिया है। अब अपन आते हैं पूर्ति के संबंध में बात करते हैं। लगान कहाँ उत्पन्न होता है? जहां पूर्ति लोचदार हो, बेलोचदार हो, आंशिक लोचदार हो, आंशिक बेलोचदार हो, ये स्थिति है जो पूर्ति को प्रभावित करती हैं। उस पूर्ति के प्रभाव से लगान उत्पन्न होता है। अब 3 अवस्थाएं मैं बता रहा हूं। जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। लोचदार पूर्ति का मतलब क्या हुआ? देखिए आप यहाँ एक यहाँ ये डायग्राम बना रहे हैं, 0 एक्सिस y एक्सिस। हमने यहाँ पूर्णतः लोचदार पूर्ति 1 नंबर है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति डायग्राम है, हमने S सप्लाई रेखा हमने खींची है जो एक कीमत पे वस्तु की पूर्ति को ऐसे भी स्तर में बढ़ा रही है और S एक्सिस के पैरेलल ये चल रही है। ऐसी स्थिति में पूर्ति में थोड़ी सी कीमत में कमी आ जाएगी तो भी पूर्ति बंद हो जाएगी। लेकिन एक P कीमत पे वस्तु की पूर्ति अनंत हो रही है। इस पूर्ति पे वस्तु की डिमांड D, ये डिमांड वक्र है, D डिमांड वक्र है, जहां पूर्ति और सप्लाई दोनों स्पर्श कर रहे हैं, वो E बिंदु है। E बिंदु पे हमने E लिखा है, जहां दोनों मिल रही रेखाएं उसको हमने E बिंदु लिखा है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि वस्तु की पूर्ति आय क्या है? आय है OQEP और वस्तु की जो लागत है वो भी OQEP, दोनों बराबर है। इसलिए इस अवस्था में कोई लगान उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी जब मांग जो पूर्ति है वो पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगी तो लगान उत्पन्न नहीं होगा, तो लगान नहीं बनेगा। जब पूर्ति को पूर्णतः बेलोचदार बना दें तो देखिए आप ये 2 नंबर आपको डायग्राम दिया है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति आपके सामने दी है।
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति का आपने देखा नीचे सप्लाई एस सप्लाई, डी डिमांड, जहां स्पर्श करते हैं ई बिंदु है, इस ई बिंदु से हम एक्स एक्सिस की तरफ खींचेंगे तो ये क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पर खींचेंगे तो ये कीमत होगी। तो ये जो ओ क्यू ई पी ये जो एरिया है ये लगान का एरिया है, ये लगान होगा। यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतया बेरोजगार होगी तो तो लगान अधिक उत्पन्न होगा, जो आपके सामने डायग्राम नंबर 2 में बता रहा है। तीसरी अवस्था ऐसी हो सकती है कि पूर्णतया बेरोजगार से थोड़ी सी कम रोजगार पूर्ति हो, पूर्णतया बेरोजगार से थोड़ी कम रोजगार पूर्ति हो। ये 3 नंबर डायग्राम दिया है, पूर्णतः रोजगार से कम रोजगार पूर्ति है। इसमें ये डी डिमांड वर्कर है, ये एस और एच सप्लाई वर्कर है। जहां हम स्पर्श करते हैं उसको एक बिंदु है, एक बिंदु से हम लंब देखते हैं। ये क्वांटिटी क्यू पी वाई एक्सिस पर पी हो गया। तो ये सप्लाई की तरफ जो जाता है ये इसका लगान होगा, ये वाला लगान है। इसका मतलब ये होगा कि पूर्ति की लोचता, पूर्ति की बेरोजगार, पूर्ति की आंशिक रोजगार स्थिति आपके लगान को प्रभावित करती है। जब आपकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होगी आपको लगान शून्य हो जाएगा। जब आपकी पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होगी तब आपको लगान खूब मिलेगा। जब आपकी पूर्ति आंशिक रूप से लोचदार है तो आपको लगान की स्थिति सामने आएगी। ये आपके सामने स्थिति है। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या निकलते हैं, क्या पहुंचते हैं कि लगान का जो सिद्धांत है उसमें रिकार्डो ने क्या माना है और आधुनिक सिद्धांत के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या माना है। रिकार्डो ने बताया कि लगान भूमि के संदर्भ में लगान के बारे में बताया कि भूमि की किस्म होती हैं और जैसी जैसी किस्म के आधार पर जो हमें आय प्राप्त होती है वह भूमि का वही लगान होता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि भूमि ही नहीं उत्पादन के साधनों की विशिष्टता से लगान उत्पन्न होता है। यानी कोई साधन विशिष्ट है या कोई साधन अविशिष्ट है, इसके आधार पर हम लगान का निर्धारण कर सकते हैं। ये आपका लगान का आधुनिक सिद्धांत ज्ञापन होता है। धन्यवाद।